2020 के अंदर आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स वर्सेस स्टॉक्स की एक स्लाइड है मेरे पास, जिसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से यूएस के इंटरेस्ट रेट्स प्रीवियसली रहे थे 2016 से लेकर अब तक 10 साल का डेटा है। वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। ये मैक्रो अपडेट्स की 12th एपिसोड है। अभी मेरी बात हो रही थी यासीन से, तो हमने यही कहा कि 12वीं एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतनी कंसिस्टेंसी होपफुली चलती रहे, क्योंकि इसमें हमें खुद भी बड़ा फ़ायदा होता है। जब हम थोड़ा सा मार्केट को देखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें ट्रेंड में देखना पड़ती हैं और उससे नॉलेज इंक्रीज़ करती है। डू लेट अस नो कि आपको कितना मज़ा आ रहा है इस पूरे पॉडकास्ट से, इस पूरी वीडियो सीरीज़ से। आपने अगर इससे पहले की देखनी है ये वाली वीडियोज़, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कमेंट जब भी आप करते हैं तो पूरा उसमें हमें अच्छा एक फीडबैक मिलता है और हम उसको अगली वीडियोज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। तो डू कमेंट और डू लाइक द वीडियो, एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। वली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम यासीन, क्या हाल है? सब सेट है? ठीक ठीक-ठाक। तो वली ट्रम्प की न्यूज़ पे जाने से पहले हम थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि जो हमारी पिछली एपिसोड थी, उस पे कुछ कमेंट्स आए थे, तो हम थोड़ा-सा उस पे नज़र डाल लेते हैं कि अगर ऐसे कमेंट्स हैं जिनको हम अभी एड्रेस कर सकते हैं, तो हम इसको अभी शुरू में एड्रेस कर लेते हैं। हाँ यार यासीन, बिल्कुल। मैं इसको देख रहा था कि बहुत सारी वीडियोस के कमेंट्स जो हैं वो इस तरह से आते हैं और हम थोड़ा सा उसको पढ़ तो रहते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। तो अभी अगर कोई कमेंट करता है तो इस वीडियो के नीचे भी, तो फिर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें जनरल कमेंट्स भी हैं, खुश रहें, नॉर्मल कमेंट था, ऑल एसेट क्लासेस वर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, ये नादिर अवान कह रहे हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट, डू दीज पॉडकास्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद डिफरेंट गेस्ट्स। अच्छा, इसके अंदर एक इस कमेंट पे अभी आते हैं हम, बट उससे पहले प्लीज़ डू अ वीडियो ऑन अपडेटेड पीएसएक्स पोर्टफोलियो एज इट्स लॉन्ग पेंडिंग सर। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने काफ़ी अर्से से पीएसएक्स पे वीडियो नहीं बनाई है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई एम श्योर आई एम गोना मेक सम वीडियो वेरी सून। अच्छा, उसके बाद कुछ कमेंट्स हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो कि एंड तक जाते हैं, और उसके अंदर बेसिकली ये सारे के सारे बॉट्स के कमेंट्स हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि ये कमेंट्स के अलावा वैसे भी ये जो स्पैमिंग होती है, वो इट लीड्स टुवर्ड स्कैमिंग। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करते हैं और डिस्कॉर्ड पे रीच आउट करते हैं कि भाई ये इस तरह के लोग हैं और हमसे पैसे मांग रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का बता रहे हैं। एक साहब तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट ही वाज अबाउट टू बी स्कैम्ड, और कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे भेजने वाले थे। तो मैंने उनको मना किया था कि यार ना करें ऐसे, और खुद अकल होनी चाहिए इस तरह की चीज़ों में कि मैं कभी भी किसी से पैसे ना मांगूंगा। हम बना तो रहे होते हैं कंटेंट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, बट मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर पैसे डालें, वो भी डीएम के अंदर। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और वो साहब, उन्होंने इत्तेफाक से मुझको ईमेल कर दी और मैंने उसका फ़ौरन रिप्लाई किया था कि इस तरह से ना करें, और बी अवेयर नेक्स्ट टाइम एज वेल। सो ये कमेंट्स जो बॉट्स के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप समझें कि कौन से बॉट्स के कमेंट हैं और कौन से एक्चुअल कमेंट्स हैं। एंड देन सिमिलरली जो अकाउंट आप फॉलो कर रहे हैं वो सही अकाउंट होना चाहिए। मैंने अपने हर सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर पिंड कमेंट डाला हुआ है कि कौन कौन से मेरे अपने अकाउंट्स हैं, उन्हीं को सिर्फ फॉलो करें अगर आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर जो आपको फेक प्रोफाइल्स नज़र आ रही होती हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, डिस्कॉर्ड के ऊपर, इस तरह के चैनल्स के ऊपर, उसको बिल्कुल भी उस पे ना जाएं और अवॉइड करें उनको, उनके डीएम्स को भी अवॉइड करें। एनीवेज, तो जो ये एक और कमेंट था जिसपे हमने कहा कि देयर इज अ फैक्चुअल इनएक्यूरेसी, दैट इज मेजर इंडिसेस हैव ऑलवेज फॉलन और रिमेन्ड फ्लैट व्हेन इंटरेस्ट रेट्स have been cut by Fed and gold has increased. Other than that, a great discussion. Let's see how it plays out this time. सो ये इको मनी के नाम से कोई चैनल है यूट्यूब का जो जिन्होंने कमेंट किया है। बट इसमें फैक्चुअल इनएक्यूरेसी की बात नहीं है। अभी हम जब बात करेंगे ना, तो मैं कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा, उसमें ये नज़र आएगा कि कैसे इंटरेस्ट रेट्स जब कट होते हैं, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो उससे जो मेजर इंडिसेस हैं वो ऊपर जाते हैं, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी। अब वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट्स कब कब कट हो रहे हैं और उसका आगे का क्या सिनेरियो है। बट यूजुअली यही सिनेरियो, और उसका बहुत सारे रीज़न होते हैं। खैर, अभी जो यासीन शुरू में जो बात हुई थी, हम अगर इस पे आ जाएँ दोबारा से, थोड़ा-सा उसका बैकग्राउंड दोगे कि जो H1B, मैं अपनी स्टोरी भी बताऊँगा इसके अंदर, और थोड़ा-सा ये इस इन चार्ट्स पे भी बात करेंगे। बट बैकग्राउंड क्या है इसका, जो ट्रम्प ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है H1B वीज़ा के ऊपर, हाँ। और उसके ऊपर उसने ये भी मतलब शुरू में अनाउंस किया कि $100,000 पर ईयर होगा, और फिर उसके बाद ही बैक्ड आउट। तो उसका क्या बैकग्राउंड है? देखें, एच-1 वीज़ा जो बेसिकली है तो ये फॉरेन वर्कर्स के लिए ना, ख़ास तौर पे जो लोग इंडिया से, चाइना से और ज़्यादातर लोग इनमें से, बल्कि तमाम के तमाम लोग इसमें टेक इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने आते हैं। जिसमें ऑफ़ कोर्स जो हाई टेक कंपनीज़ हैं हमारी, टेस्ला हो गई, गूगल है, अल्फ़ाबेट है,
एप्पल है, फिर ऑफ कोर्स इलॉन मस्क की जो फर्म्स हैं। इसके अलावा जो बहुत छोटी-छोटी स्टार्टअप्स हैं, वो भी हायरिंग करती हैं H-1 के ऊपर। तो जो पूरी यूएस का जो टेक इंडस्ट्री है, वो H-1 वीज़ा पे काफ़ी हेवीली रिलाय करता है और पिछले हम कई सालों से देखा है हमने कि ये एक बहुत एक सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है फॉरेन वर्कर्स के लिए। अगर वो क्वालिफाइड हैं और स्किल्ड हैं, तो वो इसके ज़रिए टेक इंडस्ट्री में जॉब ले सकते हैं यूएस के अंदर। लेकिन जो तुम्हारी स्क्रीन पे चार्ट नज़र आ रहा है, उसमें नज़र आ रहा है कि जो एक ख़ास कंट्री है इंडिया, वहाँ से सबसे ज़्यादा H-1 एप्लीकेशंस आती हैं। और ट्रम्प ने लास्ट टाइम भी यही इसी तरह की पॉलिसी लेके आया था कि उसने जो H-1 वीज़ाज़ हैं, वो या तो टेम्परेरी पॉज़ कर दिए थे या बैन कर दिए थे। उसके बाद जो है ऑफ़ कोर्स वहाँ से जो टेक के जो एम्प्लॉइज़ थे, जिनके वीज़ा रिन्यू नहीं हो पा रहे थे, वो कनाडा की तरफ आ गए थे। उन्होंने कनाडा में आके पीआर ली थी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा एक पर्सनल सिनेरियो है, वो हम थोड़ा-सा उस पे आएँगे। लेकिन बेसिकली तो ये फॉरेन वर्कर्स को हायर करने का एक प्रोग्राम है। लेकिन ट्रम्प की जो थीसिस है वो ये है कि भाई उसने अमेरिकन लेबर को प्रोटेक्ट करना है, जो कि एक तरह से एक एक अच्छा रीज़न है कि भाई उसने अगर अमेरिकन्स को जॉब्स देनी है तो ऑफ कोर्स उसको जो इन्फ्लो है फॉरेन वर्कर्स का वो कम करना पड़ेगा। और इसीलिए उसने वो टैग लगाया है कि भाई अगर किसी कंपनी को हायर करना भी है तो दैट इज़ द प्राइस। ऑफ कोर्स वो प्राइस जो है वो एक बॉटलनेक बन जाएगी उन कंपनीज़ के लिए कि वो इतनी एक्सपेंसिव हायरिंग तो नहीं कर सकेंगे कि हो सकता है जो बड़ी कंपनीज़ हैं गूगल टाइप की या जो एनवीडिया टाइप की वो शायद कर लें, लेकिन जो छोटी स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल नॉन वायबल हो जाएगा। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर जो अगेन ये जो चार्ट है इसके अंदर जो लेफ्ट साइड वाला चार्ट है इसमें दिखा रहे हैं कि किस-किस डोमेन के अंदर लोग हायर होते थे, जिसमें ऐप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, ये सारे ऑफ कोर्स वो टेक से रिलेटेड ही लोग ज़्यादातर H-1B के ऊपर जाते थे। एंड जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर वो जो ट्रम्प ने बात की, उसने कहा कि जिस टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके और उसके जो लोग आस-पास थे, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्सन, जो जो बंदा सिक्योरिटी हार्वर्ड वाला। हार्वर्ड लुटनिक जो उसका हाँ, वो है, हाँ, हाँ, ट्रेड लिटनिक ने सेक्रेटरी है। बोला हुँ। था, बार-बार बोला था, 2 दफ़ा लिटनिक ने बोला था, मेरे ख्याल से ट्रम्प ने भी 2 दफ़ा बोला था कि ये फीस $100,000 पर ईयर है। यानी कि अगर आप 6 साल का H-1B के ऊपर हैं, जो कि प्रोग्राम नॉर्मली 6 साल का होता है, तो उसके अंदर आपको $100,000 पर ईयर देने हैं, तो $6 लाख आपको पे करने होंगे और आपको खुद को नहीं, यानी कि आपकी कंपनी जो हायर कर रही है, उसको पे करने होंगे। सो वी कैन इमेजिन कि क्या क्वांटम होता इस पूरे सिनेरियो का। और उसमें ये भी कहा था कि ये नए एप्लीकेंट्स के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा, ओवरऑल होगा। फिर बाद में ये जब ये सारा और ये 21 सितंबर से आई थिंक इन्फोर्सेबल था, तो जो लोग H-1B वीज़ा के ऊपर थे और ट्रैवल किया हुआ था, उन्होंने बाहर गए हुए थे यूएस से, वो पैनिक में आ गए थे और यूएस की फ़्लाइट जो हैं वो सर्च कर गई थी बहुत ज़्यादा इंडिया टू, क्योंकि इंडियंस हैं बहुत सारे H-1B, तो होल्डर्स, तो वो वहाँ से सर्च कर गई थी फ़्लाइट। जो लोग यूएस से जा रहे थे वेकेशंस पे, उन्होंने डिसएम्बार्क किया था प्लेन से, तो बहुत पैनिक हो गया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने एडवाइजरी भी कर दी थी कि आप नहीं नहीं जाएँ अपने एम्प्लॉइज़ को जो H-1B वीज़ा होल्डर्स थे। तो बहुत सारा पैनिक हो गया था, बट इवेंचुअली उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कहा कि नहीं-नहीं, ये जो है बेसिकली नए H-1B वीज़ा होल्डर्स के लिए है। और ये इवन $100,000 की जो फ़ीस है, ये भी एनुअल नहीं है, ये वन टाइम है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन के टाइम पर है। तो मतलब इतना पैनिक क्रिएट करना मुझे नहीं समझ में आता, इतने बड़े कंट्री, इतनी सुपर पावर, और उसमें इतना बड़ा उसका प्रेसिडेंट, और वो इस तरह का पैनिक क्रिएट करता है लोगों में, जानबूझ के करता है। आई थिंक जानबूझ के करता है। मेरे ख़्याल और में फिर उसके बाद वो जानबूझ के करता है क्योंकि ये इसका स्टाइल है ना, ये एकदम हाँ, से एक धमाका करता है और फिर उसके बाद उसको जो है ना बैक ट्रैक करता है। ये इसकी तमाम जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उसमें हमें एक कंसिस्टेंट थीम नज़र आई है। वो टैरिफ के मामले में ये हुआ था कि उसने टैरिफ एकदम लगा दिया 100%, 50% और फिर बाद में नेगोशिएशन करके जो है इसको बैक ट्रैक किया। हाँ, तो ये हाँ, इसका स्टाइल है कि आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हुँ। इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ख़ैर अब तो ये H-1B का कन्फर्म हो गया है कि आप जब भी अप्लाई करेंगे तो ए एक $1 लाख आपको आपकी कंपनी को पे करना है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो इफ यू नो दैट दिस H-1B वीज़ा, मैंने जितने भी लोगों को जाते हुए H-1B वीज़ा पे देखा है, आई वुड से 70% ऑफ द पीपल आर गोइंग हु हैव गॉन, वो अब छोटी कंपनीज के थ्रू गए। उनको वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया है छोटी कंपनी के थ्रू, और फिर उनको H-1B वीज़ा मिला है, और उसके बाद वो फ़ॉरेन नहीं गए। उसके बाद जब उनको जॉब, उनकी प्लेसमेंट होती है, तो फिर जाते हैं। बहुत कम लोगों को मैंने देखा है इस तरह जाते हुए, जिसके अंदर बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी जो हायर करती हैं और डायरेक्ट H-1B आपको ऑफ़र करती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या इससे इवन जो डिफरेंट छोटी लेवल की कंपनीज़ हो, लेकिन उन कंपनीज़ का रेवेन्यू क्वांटम अच्छा हो।
ज़्यादातर वो एम्प्लॉयमेंट उस तरह की होती है जो कंसल्टेंसी स्टार्टअप्स। कंपनीज होती हैं, वो हुँ, हायर कर रही होती हैं। उसमें आपको खुद को बियर करनी पड़ती है ये कॉस्ट, यानी कि एज एप्लीकेंट अगर मैं H1B जा रहा हूँ, मुझे मिल रहा है H1B, तो जो $3,000 के करीब की फीस आती है, वैसे तो $1,500 वन टाइम फी है, बट जो टोटल कॉस्ट आती है वो तकरीबन $3,000 4,000 आती है। तो वो अप फ्रंट लेते हैं, बाद में वो रीइंबर्स कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं जब आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका पॉइंट होता है कि आप छोड़ सकते हैं ये वो। सो ये अब उस तरह का कोई एम्प्लॉयर भी हायर नहीं कर सकता बंदे, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट ही बियर नहीं कर पा रहे $3,000 वाली, वो चाह रहे हैं कि आप एज अ हुँ, कैंडिडेट पे करें उसको। तो वो $1,00,000 कहाँ से पे करेंगे? सो उसमें तो वो लोग तो निकल ही जाएंगे। फिर मेरे ख्याल से उस तरह की एप्लीकेशन अब नहीं जाएंगी H1B के लिए, अगर ये एक बार लगा दी। और मेरे ख्याल से जो पॉइंट वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता ही होता है, वो अंडर द हुड चल रहा होता है बहुत सारे काम। अच्छा, एक और चीज़, बड़ा एक स्कैम चल रहा था H1B के अंदर, जो कि मुझे नहीं पता था। जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा था, ये जो चार्ट राइट साइड पे नजर आ रहा है, तो बेसिकली H1B वीज़ा जो है उसकी जो टोटल साल की एप्लीकेशंस होती हैं अप्रूवल के लिए, वो 85,000 एप्लीकेशंस होती हैं। और जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन ज़्यादा आती हैं और अप्रूव कम होती हैं, जो पिटिशन होती हैं वो ज़्यादा होती हैं और अप्रूव कम होती हैं। बट फाइलिंग होती है वो आप अपनी मर्जी से कितने भी जितने लोग चाहें वो कर सकते हैं फाइलिंग। तो एक टाइम पर ये 2000 आई थिंक 2024-25 के अंदर 7,40,000 80,000 के करीब एप्लीकेशंस फाइल हुई थी। तो और उसके बाद कम होना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा ये चार्ट में क्या हो क्या रहा है। सो बेसिकली हो ये रहा था कि अगर आपके पास एक पासपोर्ट है, ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोगों के पास एक ही पासपोर्ट होगा, तो लेकिन आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, यानी कि आपको मल्टीपल जगहों से ऑप्शंस आ गए हैं। 5 जॉब ऑफर्स आ गई हैं, 2 जॉब ऑफर आ गई हैं, 3 जॉब ऑफर आ गई हैं। तो आप तीनों चारों पांचों जॉब्स के अंदर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे एज एन इंडिविजुअल, और पासपोर्ट एक ही होगा। तो उसके बाद उन्होंने आई थिंक 25 से या 24 से आई थिंक उन्होंने इन्फोर्स किया कि एक पासपोर्ट होल्डर एक ही दफ़ा जॉब अप्लाई करेगा, या जो ये H1B अप्लाई करेगा, भले उसके पास कितनी भी लेट्स से ऑफर्स आई नहीं हो। उसकी वजह से फिर ये हम देख रहे हैं कि नीचे आया था ट्रेंड ड्रॉप हो गया। टू हुँ, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ H1B वीज़ा। तो ये भी एक अलग, क्योंकि स्कैम्स इतने चल रहे होते हैं, इतनी लूप होल्स लोग बना लेते हैं कि उसके अंदर जब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ज़्यादा आप लेट्स से 5 जॉब्स के थ्रू अप्लाई किया आपने, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की, या लेट्स से आपकी H1B लॉटरी में एंटर होने की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपको एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी जॉब के हुँ, थ्रू आप जा सकते थे। अब वो ऐसा नहीं है। सो वन टाइम फीस अब आ गई है, $100,000 की फीस है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेन इनटू H1B प्रोग्राम नाउ एज पीपल वर डूइंग बिफोर। अच्छा, इसमें पर्सनल एस्पेक्ट जो था वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने 2017 में कैनेडियन इमिग्रेशन अप्लाई की थी, और मेरे बहुत अच्छे पॉइंट्स थे और सब कुछ सही चल रहा था। मुझे लग रहा था कि ये फ़ौरन ही हो जाएगा, जैसे ही मेरा मैं मेरे ख्याल से उसको उसका वेट कर रहा था अपनी डिग्री वेरिफिकेशन का। बाकी सारी चीज़ें हुई हुई थी, सिर्फ डिग्री वेरिफिकेशन करनी थी, और मैंने उसको अपने पूल के अंदर जाना था, कैनेडियन इमिग्रेशन का CRS के पूल के ऊपर। और ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, ये जो प्रॉब्लम थी उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या मसला था, बट समथिंग रिलेटेड टू ये H1B वीज़ास को जो रिन्यूअल था उसमें प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो उसके बाद सब लोगों ने कनाडा का रुख कर लिया था, और सब कनाडा जाना शुरू हो गए थे, रादर देन गोइंग टू द US, या फिर जो US में थे भी उनकी भी, क्योंकि क्योंकि पॉइंट्स अच्छे बने हुए थे, तो वो लोग भी मूव कर रहे थे कनाडा। तो जब ये सिनेरियो हुआ तो वहाँ के CRS पॉइंट ऊपर जाना शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मेरा पॉइंट थे ऑलमोस्ट 450 से थोड़ा सा नीचे थे। और जब मैं पूल में एंटर किया था तो 414 के ऊपर चल रहा था नॉर्मल पॉइंट सिस्टम जो CRS का था। वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर जाता रहा, और जब मैं पूल में एंटर हुआ तो मेरा 446 से पॉइंट्स, और 450 के ऊपर उस वक्त वो जो ड्रॉ ड्रॉ था होता वो था। हो रहा था। हाँ, फिर मतलब मैंने कहा चलो नीचे आ जाएगा, वो नीचे नहीं आया, वो ऊपर ही जाता रहा। और फिर बर्थडे की वजह से मेरी जैसे जैसे बर्थडे आती रही, वो मेरे पॉइंट्स नीचे जाते रहे। सो ये मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारी कंपनीज जो इस तरह से अब मिटिगेट करेंगी, वो अपने लोगों को कनाडा में शायद हायर करें, और वहाँ पर शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिले, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर लोगों को ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि अब वहाँ पर अगेन PR के पॉइंट्स वगैरह दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑल्दो पढ़ वहाँ जाएँगे, पर हाँ। ऑलरेडी इमिग्रेशन इतनी आसान नहीं रही है कनाडा में, बट उसके जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो सकते हैं। सो दीज आर सम रिपरकशंस। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो उसने अनाउंस की है, वो गोल्ड कार्ड और प्लैटिनम कार्ड
उसने अनाउंस किया है अच्छा, ट्रम्प हम उस ने। पे जाते हैं गोल्ड कार्ड के ऊपर। हाँ। मैं थोड़ा-सा इसमें एडिशन करूँगा जो H-1 वीज़ा पे जो फ़ीस ने अप्लाई की है, उसका एक हम्म, पोटेंशियल इम्पैक्ट ये भी हो सकता है और दिस इज़ जस्ट थ्योरी कि भई ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन पोटेंशियल इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो टेक इंडस्ट्री है, उसमें ऑफ कोर्स हायरिंग का इश्यू आए। और जब हायरिंग का इश्यू आएगा तो कंपनीज़ अर्निंग में हो सकता है ये अनाउंस करें कि भई हमें टैलेंट हायर करने में बड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है ये टैलेंट हायर करना। तो अगर वो उसको करते भी हैं, तो हो सकता है वो अर्निंग्स में शो करें जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स इम्पैक्ट हो। ठीक है? जो जो टेक कंपनीज़ हैं। तो दैट कुड बी समथिंग नेगेटिव फॉर देयर परफॉर्मेंस कि अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये ऑफ कोर्स टाइम के साथ हमें देखना पड़ेगा कि अगर वो ऐसा होता है और ये कंपनीज़ अर्निंग में अपने बताती हैं कि भई हमें हमारा ओपेक्स जो है बढ़ गया है क्योंकि हमें फॉरेन वर्कर्स इतने एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो उनका मार्जिन है वो इम्पैक्ट होगा और मार्जिन इम्पैक्ट होगा तो ऑफ कोर्स स्टॉक की प्राइस भी इम्पैक्ट हो सकती है। हम्म। और उसमें फिर वही होगा कि जो कंपनीज होंगी वो ऑफशोर हायरिंग शुरू करेंगी, फिर वो ऑफ अब आई मीन कितना फर्क पड़ता है यूएस की जॉब्स के ऊपर, ये तो टाइम बताएगा कि इन हुँ। सारे जो इम्प्लीमेंटेशंस हो रही हैं उसमें जॉब्स क्रिएट हो रही हैं या फर्दर वहाँ से निकल रही हैं, क्योंकि वो जो यूएस को कहा जाता है एक इनोवेशन का हब, और वहाँ पर जितनी भी चीज़ें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं वो उसी तरह से रहेगा, या ये डाउनहिल की तरफ जाएगा, तो ये टाइम विल टेल। अच्छा, इसके अंदर वो जो ट्रम्प का प्लैटिनम कार्ड और गोल्डन कार्ड और ये सारी चीज़ें जो यूएस के अंदर अनाउंस की, वो भी साथ में ही उसने अनाउंस की थी कि अगर आप $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आई थिंक इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो सिर्फ फीस है, वो फीस पे करते हैं वन मिलियन हाँ, डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है वो आपने सिर्फ़ हाँ गवर्नमेंट को वो देना है। फीस है। हुँ। हाँ, वो गवर्नमेंट को देना है, तो वो अगर करके आप करते हैं तो आपको आपकी फैमिली के साथ जो है, आई थिंक फैमिली के साथ आपको गोल्डन वीज़ा मिलता है, और एंड देन यू गो टू यूएस एज एज रेजिडेंट, और ग्रीन कार्ड आपको मिल जाता है। सो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि $1 मिलियन बहुत ज़्यादा है, बट आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए $1 मिलियन कोई चीज़ नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं है, हुँ। ये इतने पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क का पासपोर्ट लेने के लिए। एट द सेम टाइम जो कंपनीज के लिए उन्होंने कहा है कि वो उसके लिए $2 मिलियन की सीलिंग है, कि लोग कंपनीज अगर खुद बंदा हायर करना चाहती हैं तो वो $2 मिलियन पे करेंगी। एंड देन एट द सेम टाइम प्लैटिनम कार्ड भी है। आई थिंक प्लैटिनम कार्ड जो मुझे समझ में आया है वो ये है कि उसके अंदर भी आपको अच्छे खासे पैसे पे करने हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें अगर आप नॉन रेजिडेंट रहते हैं तो उसमें कुछ टैक्स की एग्जम्पशंस भी हैं। सो वो अभी क्लियर नहीं है, बट वो भी एक चीज़ है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पर कुछ अब वो सोच रहे हैं कि अगर आप ओवरसीज़ हैं, यूएस सिटीजन हैं बट आप ओवरसीज़ हैं लेकिन आप इस रूट के थ्रू आएँ, तो हो सकता है आपको कुछ टैक्स की एग्जम्पशंस भी आएँ, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इवन दो कि जो $1 मिलियन वाले लोग हैं वो कहेंगे अच्छा ठीक है हमसे $1 मिलियन ले लें, हम यूएस में रहेंगे नहीं, बट हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे यूएस वाला। तो वो हुँ। एक पॉइंट है जो लोग शायद लोगों को मसला हो तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मिटिगेशन लेकर आए हुए हैं। सो ट्रम्प क्योंकि बिजनेसमैन है, वो हर तरह से सोच रहा होता है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है उसका, वो हर तरह से यही चीज़ सोच रहा होता है कि किस तरह से मैं पैसे मैक्सिमाइज़ बनाओ। कर सकूँ रेवेन्यू को। हुँ। तो और ये भी यस। है ना कि जैसे हमने बात की ना कि बहुत हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है अक्सर के लिए ये बिल्कुल बेकार सी चीज़ हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। जो चाहते होंगे कि यार मेरे पास इस तरह के मुल्क का कोई पासपोर्ट या इवन रेज़िडेंसी हो कि जब मुझे ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर पे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए, तो मेरे पास ये एक राउट हो। हो सकता है उनके लिए ये $1 मिलियन कोई बड़ी चीज़ ना हो। तो टाइम विल टेल आई थिंक इसमें बहुत से लोग हो सकता है अप्लाई करें। ख़ासतौर पे वो लोग जो स्टेटलेस हैं या जिनके पास कोई अच्छी स्टेट का पासपोर्ट नहीं है लेकिन वो वेल्दी हैं और उनको उनका बिज़नेस इतना है कि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं $1 मिलियन, तो आई थिंक उस तरह के लोग जो है वो ईज़िली अफ़ोर्ड करेंगे इसको। यार मतलब मैं खुद दुबई में रहता हूँ ना, तो मैंने देखा है ऐसे लोगों को यहाँ पर। अभी मैं एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था, तो उसने बहुत एक्सपेंसिव विला लिया था यहाँ पर, अराउंड 7-8 मिलियन दिरहम्स का विला है उसका। तो वो मुझे अपना पड़ोसियों को बता रहा था, कह रहा था कि बराबर में इराकी रहता है और उस साइड पर पैलेस्टीनियन रहता है, और जो मैं देख रहा था उनके विलाज वो तो उससे भी बेहतर उन्होंने डेकोरेट किए हुए थे और बहुत ज़्यादा उसमें काम किया हुआ था। तो दोनों, मैंने पूछा उससे कि इनके पास पासपोर्ट की क्या सिचुएशन है, कह रहा था शायद कैरेबियन पासपोर्ट हो वरना नॉर्मल पासपोर्ट होगा। मैंने पूछा था उससे, तो ज़्यादा उसने बताया नहीं था, इसका मतलब है शायद नॉर्मल पासपोर्ट हो। तो ऐसे लोग जिनके जो जिस घर में रह रहे हैं वो 8 मिलियन दिरहम्स की वर्थ है, तो यानी कि ऑलमोस्ट $2 मिलियन या इससे भी ज़्यादा की वर्थ तो घर की है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि उनकी नेट वर्थ कितनी होगी और वो क्या इस वक्त हुँ। सिनेरियो होगा उनका। सो इस तरह के लोग तो खुशी खुशी इतने पैसे देने को तैयार होंगे कि यार हमारी जो ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक आया हुआ है अपने पासपोर्ट की वजह से, वो ख़त्म हो जाएगा अगर हम ये पैसे खर्च करते हैं। सो ये बहुत अच्छा रूट है बहुत सारे लोगों के लिए, तो हमें शायद समझना है, बट ऐसे लोग होते हैं जो जो वाकई मल्टी, और ये बात अगेन ट्रम्प को पता है।
उसने जभी तो ये हुँ। लेकर आया ना, उसको पता है कि और डाटा है ना डेटा उसके मौजूद है पास उसके कि पास। कितने लोग बाहर से आके यहाँ पे बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं। और वो लोग वेल्दी लोग हैं, मतलब वो कोई छोटे-मोटे लोग नहीं हैं। अगर कोई H-1 वीज़ा पे आके गूगल में जॉब कर रहा है, तो उसकी मिनिमम सैलरी जो है $2 लाख होगी। हुँ, तो वो और फिर वो आके ऑफ कोर्स वहाँ पे आके भी अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर करते हैं, तो घर भी खरीदते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी खरीदते हैं, सारा कुछ होता है। तो उसको पता है, उसके उसके पास नंबर्स हैं सारे कि भाई कितने फ़ॉरेनर्स आ रहे हैं और वो कितना पैसा लेके आते हैं और कितना पैसा खर्च करते हैं। तो वो और उस कितने बेस पे ये पोटेंशियल हैं पॉलिसी जो बना आना रहा है। चाहते हैं, लेकिन उनके पास हुँ, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूएस के अंदर वो ये जो ईबी वीज़ाज़ होते हैं, वो भी सब हुँ, लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो उसमें रूट फ्रिक्शन वाला होता है। ये जो उसने बना दिया है ना, ये पैसे होने चाहिए, थोड़ी-सी वेटिंग होगी एंड आप लैंड कर सकते हैं। तो हुँ, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट है, और बहुत सारे पैसे वालों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रूट चाहिए होता है। उनको ये नहीं होता कि हाँ, हम ये करें, वो करें, बिल्कुल। 10 चीज़ों के अब बाद पाकिस्तान डिसीज़न की लें। एग्ज़ाम्पल ले लें ना, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत मालदार है हुँ, और उनके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको ऑप्शंस चाहिए। इसीलिए वो दुबई की तरफ जाते हैं ना। लेकिन उनको हाँ। ऑप्शन मिल जाएगा, भई आप $1 मिलियन खर्च करें, आपकी पूरी फैमिली जो है सेट हो जाएगी यूएस में जाके 1 साल के अंदर। तो उनके लिए मेरे ख़्याल में ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को, और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं, जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, ट्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू चेक दैट आउट, ऑल द रेफरल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। देर आर रिस्क्स इन्वॉल्व, मैंने उन पर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं, बट टू टेक सम काइंड ऑफ एक्सपोजर टू दुबई इज रियल एस्टेट, डू चेक द लिंक्स आउट। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। आपने 2020 की अगर रैली मिस कर दी है, 2020 के अंदर आपने कुछ नहीं किया, तो अब आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स वर्सेस स्टॉक्स की एक स्लाइड है मेरे पास, जिसमें नज़र आ रहा है कि किस तरह से यूएस के इंटरेस्ट रेट्स प्रीवियसली रहे थे 2016 से लेकर अब तक 10 साल का डेटा ये, और उसमें क्या सिनेरियो बना था और अब क्या सिनेरियो बन रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो अभी अगली स्लाइड्स में नजर आएगा कि पी रेशियो जो कि वैल्यूएशन का है कंपनीज की, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है। लोग कहते हैं कि यार 25-30 के ऊपर पी रेशियो चला गया है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है स्टॉक मार्केट, तो उस पर भी बात करेंगे। बट दिस इज़ हाउ इट इज़, लाइक इंटरेस्ट रेट जो है ब्लू कलर की लाइन में नज़र आ रहे हैं, और जो ग्रे कलर की लाइन है वो आपकी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को शो कर रही है। सो जहाँ पर जो लेट्स से 2018 से लेकर आगे 2020 तक ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे, तो स्टॉक मार्केट स्टॉल हो गई थी, वो नीचे रही थी, वो ऊपर नहीं जा रही थी। बट जैसे ही उसने इंटरेस्ट रेट डिप हुए थे, तो हमने देखा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट ने एक जंप लिया था। फिर दोबारा से 2020 के अंदर जब उस इंटरेस्ट रेट्स का जो जो बढ़ना शुरू हुए दोबारा से, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई थी, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे, तो फिर दोबारा से वो डिप आई थी एक 2020-2023 के अंदर। फिर उसके बाद से दोबारा जब ये बातें शुरू हुई कि इंटरेस्ट रेट्स अब नीचे आएंगे, तो उसके बाद से फिर ये स्टॉक मार्केट ने, क्योंकि स्टॉक मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, उसको अगर एक दफ़ा भी हिंट मिल जाए कि आगे कुछ होने वाला है ऐसा, तो वो अपने प्राइस को एडजस्ट कर लेती है। सो यहाँ पर हुँ, अगर लेट्स से हम कहते हैं कि जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी कि इन्फ्लेशन जो है वो पहले तो 2% की बात होती थी, अब वो 3% के ऊपर बात हो गई है, तो शायद वो 3% पे रखें। तो अगर इन्फ्लेशन को 3% का टारगेट रख लेते हैं, तो इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है फर्दर नीचे जाएंगे। और अगर तुम कुछ कहना चाहो उसके अंदर कि फेड ने आगे की क्या गाइडेंस दी हुई है इस साल हाँ। की, जब हमें सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, तो 3 महीने के अंदर मेरे ख्याल से कितने रेट कट्स होने हैं अभी और। जो उनका डॉट प्लॉट था, जो उन्होंने पेश किया, उसके मुताबिक 2 रेट कट और एक्सपेक्टेड हैं इस साल में, 2025 में। तो दैट मीन्स 25 बेसिस पॉइंट के 2 रेट कट एक्सपेक्टेड हैं बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। अगर अच्छा, उस पे मैं थोड़ा-सा और ऐड करूँगा कि हिस्टोरिकली मैंने ये देखा है कि रेट कट जब भी होते हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मल्टीपल हो सकती हैं। एक तो ये वजह हो सकती है कि भई अगर बहुत बड़ा क्राइसिस आया हो, जैसे पैंडेमिक में हुआ था कि पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है बंद हो गई थी और कुछ भी नहीं चल रहा था। मार्केट ऑलरेडी क्रैश कर चुकी थी और फैक्ट्रीज़ बंद हो गई थी, एयरलाइन्स बंद हो गई थी। तो उस वक़्त जो फेड ने एग्रेसिव रेट कट किए थे, उसके बाद जाके मार्केट दोबारा उठी थी। तो डिपेंड करता है कि जो रीज़न है रेट कट का वो क्या है?
तो अगर या तो कोई बहुत बड़ा क्राइसिस है या बहुत बड़ा कोई लिक्विडिटी इवेंट हो गया, जैसे कि 2008 में हुआ था। 2008 में लिक्विडिटी इवेंट हो गया था, इसके पास बैंक्स के पास जो है ना वो पैसा नहीं था मार्केट में डालने के लिए। तो बैंक्स फ्रीज हो गए थे ऑलमोस्ट। जो जो बड़े बड़े बैंक्स थे, लीमन ब्रदर्स और बेयर स्टर्न्स, वो कोलैप्स हो गए थे ओवरनाइट। तो उसको एड्रेस करने के लिए फेड ने इमरजेंसी रेट कट किए थे। तो अगरचे रेट कट किसी इमरजेंसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए हो रहे हैं, देन ऑफ कोर्स मार्केट उसमें क्रैश करती है। ठीक है? लेकिन इस सिनेरियो में अभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और इन्फ्लेशन भी 3% के ऊपर है, और इस सिचुएशन में फेड जो है रेट कट कर रहा है, दैट कुड बी मोस्ट लाइकली बुलिश फॉर स्टॉक्स, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, कोई वजह नहीं है इस तरह की कि जिस पे आपने जो है वो एग्रेसिवली रेट कट करने हैं, और जबकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है। तो मोस्ट लाइकली जो जो रिस्क एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक्स होते हैं, क्रिप्टो हैं, वो परफॉर्म करते हैं हिस्टोरिकली। तो दैट इज़ समथिंग आई थिंक, ये मैं ऐड करना चाह रहा था कि वजह क्या होती है रेट करने की, वो इम्पैक्ट करती है मार्केट को। अगर कोई क्राइसिस है तो हाँ, ऑफ कोर्स क्राइसिस में हर चीज़ नीचे जाती है, लेकिन अगर क्राइसिस नहीं है, दैट मीन्स ये रिस्क एसेट जो हैं वो मज़ीद ऊपर जाएँगे। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो है जिन लोगों ने पहले रैली मिस कर दी है वो आगे देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर ये चार्ट्स देखें तो इसके अंदर बेसिकली अगेन मैंने थोड़ा-सा लेफ्ट साइड पे जो चार्ट्स हैं उसके अंदर वही चार्ट को जो टॉप वाला चार्ट है तो वो तो वही वाला जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे। लेकिन जो नीचे वाला चार्ट है उसके अंदर नज़र आ रहा है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो किस तरह से जब से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए हैं, वो इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन अभी अगर लास्ट जो हम इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे कुछ क्वार्टर्स का तो उसके अंदर दोबारा से इन्फ्लेशन थोड़ी सी ऊपर आई है। बट इवन देन उन्होंने रेट कट्स किए हैं और उसका रीज़न अगेन जॉब मार्केट का था कि जॉब मार्केट थोड़ी सी स्टॉल हुई हुई थी। उसमें डिप आई थी तो वो उसको ऑल्दो के 0.25 बेसिस पॉइंट्स का कट था। बट 0.25 बेसिस पॉइंट्स का कट सिर्फ कुछ नहीं होता, उससे बिजनेसेस शायद इतने इम्पैक्ट ना हो जितने उनको आगे की फॉरवर्ड गाइडेंस मिलती है कि अच्छा अब शायद और फर्दर रेट कट्स हो सकते हैं तो आगे जाकर उनको थोड़ा सा बेहतर रेट्स मिलेंगे एंड देन उसकी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा बोरोइंग कर सकते हैं और उसकी वजह से वो लोग ज़्यादा हायर कर सकते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो ये इस तरह से एक साइकिल चल रहा होता है। अच्छा, जो लोग जो जो पॉइंट था इस स्लाइड का वो ये कि जो हिस्टोरिकल चार्ट है ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा चार्ट है, ऑलमोस्ट कोई 90 ईयर्स का तो नहीं है, इसमें लिखा 90 ईयर्स है लेकिन ये 90 ईयर्स का नहीं है। आई थिंक ये कोई होगा 50 ईयर्स का। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पी रेशियो क्या रहा है। तो अगर हम 2008 का क्राइसिस देखें, उसके अंदर किस तरह से प्राइसेस ऊपर गई थी या स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी और उसके बाद नीचे आई थी, तो हमारा पी रेशियो एक ज़माने में 120 तक पहुंच गया था स्टॉक मार्केट का। आज वो 31 ऐसी कुछ मेरे ख्याल से पी रेशियो है। तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया पी रेशियो, तो मेरे ख्याल से अभी भी ज़रूरी नहीं है कि वो हाई हो। तो अगेन पॉइंट वही है, नो वन कैन टाइम द मार्केट। आप कभी भी नहीं समझ सकते, हो सकता है ये ऊपर ही जाता, अगले 5 साल तक हो सकता है ये इसी तरह से ऊपर जाता रहे, और हो सकता है अगले कुछ टाइम के बाद ये 2 साल के लिए मार्केट फ्लैट हो जाए। सो अगर आपके पास अपने पैसे रखे हुए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं, तो उसको अपने पास रखना फजूल है, क्योंकि हम कोई भी एसेट क्लास उठा लें 2020 से लेकर 2021 से लेकर अब तक, कुछ एसेट क्लासेस ने 2 टाइम्स, कुछ ने 3 टाइम्स, कुछ ने 4 टाइम्स रिटर्न्स दिए। तो आपने अगर अपने सिर्फ पैसे रखे हुए हैं तो उसको तो इन्फ्लेशन ने उसको हाफ कर दी, उसकी अमाउंट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ एसेट यू आर लुकिंग एट, हाफ कर दिए, वन थर्ड कर दिए, वन फोर्थ कर दिए आपके आपकी जो बाइंग पावर है। सो अगर आप उसको उस तरह से देखते हैं तो आपको हर सूरत में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कितना देर के हुँ। लिए कौन से एसेट क्लासेस में, ये आप अपने खुद से डिसाइड कर सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्टेड रहें। अगर नहीं रहेंगे, सिर्फ कैश रखेंगे जो कि इमरजेंसी वाला नहीं है, नॉर्मल कैश आपके हाथ में, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बीट कर देती हैं किसी भी वैल्यूएशन को। आज कोई बात हो जाए ना कि भाई चाइना ने कहा है कि एनवीडिया, हमारा सारा काम हम एनवीडिया को दे रहे हैं और हमारे सारा एआई की काम जितना भी है वो एनवीडिया करेगा, तो वैल्यूएशन कुछ भी हो एनवीडिया की, उसकी जो स्टॉक प्राइस है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। सो हुँ। जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मार्केट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चल रही होती है। सो ये था, मैंने कहा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि इंटरेस्ट रेट्स हाँ। और स्टॉक्स और बाकी एसेट क्लासेस वो किस तरह से बिहेव करती हैं जब आपके रेट कट्स होते हैं। अच्छा, जहाँ तक हम फ्यूचर आउटलुक की बात करते हैं, तो मैं रिसेंटली इस पॉडकास्ट से पहले मैं थोड़ा-सा देख रहा था, तो मैंने 2 बंदों की पॉडकास्ट सुनी। एक तो जिम बियान, को एक बहुत बड़ा नाम है मैक्रो के अंदर, उसकी, और टॉम ली जो कि क्रिप्टो में इस वक्त काफ़ी इन है।
अच्छा, दोनों बहुत बड़े नाम हैं अगर हम एनालिस्ट की बात करते हैं, लेकिन दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल ऑपोज़िट है। जिम बैंगलो कहता है कि भई इन्फ्लेशन 3% पे है, ठीक है? जॉब मार्केट वीक है कंपैरेटिवली, लेकिन अगर हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है? बॉर्डर क्लोज़ हुए हुए हैं, इमिग्रेशन नहीं बढ़ रही यूएस के अंदर, और फिर जो आइस उनका जो दायरा है, वो पकड़-पकड़ के लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद अगर हम ये H-1B का एलिमेंट ऐड करते हैं, तो इसका मतलब पॉपुलेशन तो हमारी बहुत कम होगी आने वाले वक़्तों में, जो टैलेंट हमें चाहिए। तो उस हवाले से जॉब मार्केट वीक नहीं है, जॉब मार्केट ठीक है। और जॉब मार्केट ठीक है और इन्फ्लेशन पे है ये, और तब जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, दैट कुड बी समथिंग पुटिंग फायर टू द इन्फ्लेशन, उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है, तो दैट मीन्स फेडरल रिजर्व फिर मजीद रेट कट नहीं करेगा, एंड दैट कुड बी बेरिश फॉर स्टॉक्स। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि मैं टॉम ली की बात सुन रहा था, वो कहता है कि क्योंकि एआई, ब्लॉकचेन, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में बहुत बूस्ट आने वाला है, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन होती भी है, वो इन्फ्लेशन उतना मैटर नहीं करेगी जितनी प्रोडक्टिविटी गेन्स की वजह से आपको अर्निंग्स ग्रोथ नज़र आएगी। तो वो बहुत बुलिश है कि नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स बहुत बुलिश उसको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, जो एआई से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, या क्रिप्टो है, वो उसने जो है ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो दोनों के व्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मेरे ख्याल में हमें ऑफ कोर्स इस पे अपना व्यू रखना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली अगले 6 महीने बताएँगे कि इन्फ्लेशन वाक़ई में बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, और क्योंकि टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो अभी तक आया नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, और हो सकता है बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग नेक्स्ट ईयर और बिफोर द समर हमें वो इन्फ्लेशन का जो टैरिफ का जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो नज़र आए। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है उसकी वजह से, देन ऑफ कोर्स फेडरल रिजर्व फिर जो है ना अपने गैस पे से पैर डालेगा, कहेगा नहीं भाई अब तो मैंने रेट कट नहीं करने, बल्कि हो सकता है मुझे बढ़ाने पड़ जाएँ। फिर वो ऑफ कोर्स स्टॉक्स के लिए थोड़ा-सा बेयरिश होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और वाक़ई में एआई की वजह से जो है ग्रोथ आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देन फिर स्टॉक्स और क्रिप्टो जो हैं वो ऊपर जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है यूएई का, क्योंकि मैं यूएई में हूँ, तो लोगों को मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताना चाहता हूँ कि अब यहाँ क्या सिचुएशन है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप यूएस के अंदर कुछ भी होता है ना, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है यूएई के ऊपर, क्योंकि दिरहम एंड डॉलर्स आर पैक्ड। और जब इस तरह की सिनेरियो आता है, तो इकोनॉमी कुछ भी हो यूएई की, आपका वही चीज़ सेंट्रल बैंक यहाँ पर करता है जो यूएस ने किया हुआ होता है। तो यहाँ पर तो इस वक़्त कोई ऐसा मसला नहीं था, ना जॉब्स का मसला है, ना लेट्स से ना आपकी ग्रोथ का मसला है। सारी चीज़ें सही चल रही हैं, प्रॉपर्टी मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी बुरी नहीं चल रही। हुँ। तो अगर इंडिपेंडेंट कंट्री, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री देखा जाए यूएई को, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को हिलाने की ज़रूरत नहीं थी। बट क्योंकि वहाँ पर इम्पैक्ट आया है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं और आगे भी कम होंगे। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा एसेट क्लासेस के ऊपर, जो यहाँ की लोकल एसेट क्लासेस हैं। तो यहाँ ख़ास पर तौर पर नज़र रियल आएगा एस्टेट पे। आपको कि जो है ना, हुँ। प्रॉपर्टी प्राइस और बढ़ सकती है। सो पॉइंट वही है कि लोग जो कह रहे होते हैं कि एक तो ये कि हमें नज़र आ रहा है यूएई के अंदर एक ट्रैफिक, अभी मैं बाहर देख रहा था, फुल इस वक्त जाम हुआ हुआ है ट्रैफिक, मतलब आगे लोग जो है ना हिल नहीं पा रहे हैं। और ये सिनेरियो सुबह के टाइम पर हो रहा होता है। एक तो ये कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, दूसरा ये कि बहुत सारे कंट्रीज पे एम्बार्गो लगा हुआ है, जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज हैं, वहाँ के वीज़ाज इतने आराम से नहीं मिलते। तो वो मसला अलग है। एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बाइंग करके छोड़ रहे हैं, उसके अंदर लोग रह भी रहे हैं। और अगर इमेजिन करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की अगर वीज़ास खोल देते हैं, फिर क्या क्या यहाँ पर किस तरह का इन्फ्लक्स होगा। सो ये सारी चीज़ें होते हुए, अगर आपके इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होते हैं, ऑल्दो कि यहाँ पर कैश मार्केट ज़्यादा है, अब थोड़ा सा स्क्यूड जो पहले थी, लेट्स से जो कैश वर्सेस मॉर्गेज की जो मार्केट थी, वो पहले आई थिंक 30-70 थी, अब वो 50, ऑलमोस्ट 50-50 की तरफ तरफ पहुंच गई है। तो एक बड़ी जो जो आवाम है, वो मॉर्गेज करती है। मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट है, परमानेंट तो नहीं, लेट्स से जो रेजिडेंट है, वो तो ट्राई करते हैं कि चलो अपना घर हो जाए, अब अगले 10 साल के अंदर उसकी ओनरशिप आ जाएगी। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तो अगर लेट्स से मॉर्गेज रेट कम होना शुरू होते हैं, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम प्रॉपर्टी बाय कर लें। सो इसलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से एसेट क्लासेस अभी स्टॉल नहीं होंगी। जो पहले बात हो रही थी कि 10% की करेक्शन आ सकती है, तो हो सकता है वो भी ना आए, या हो सकता है आ जाए, यू नेवर नो। बट अगर इंटरेस्ट रेट इसी तरह से कम होना शुरू होंगे, तो वो अगर अभी इस वक्त 3.75 से कम का मॉर्गेज मिल रहा है, तो किसी टाइम पर वो 3% का मिलना शुरू हो जाएगा। बैंक थोड़े से, और उसके अंदर रिलैक्स हो जाएँगे। कंपटीशन आएगा, तो और कम कर सकते हैं। सो इमेजिन कि अगर वो कम होता जाएगा, तो वो फिर एक टाइम आएगा कि लोग कहेंगे कि यार रेंट से ज़्यादा बेहतर है कि हम फिर मॉर्गेज कर लें।
सो वहाँ पर भी फ्यूल हो सकता है, इन्फ्लेशन फ्यूल हो सकती है। अच्छा, वहाँ पर कुछ यूएस में हो रहा है, बट यहाँ इन्फ्लेशन आ रही है, क्योंकि रेंटल इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब भी आप किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन इन तमाम सिचुएशन को देख के हमें लगता है यही कि अगरचे कोई बड़ा लिक्विडिटी इवेंट नहीं होता या कोई मेजर क्राइसिस नहीं आता, तो फिर तो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, ख़ासतौर पे दुबई में और क्रिप्टो, इनको तो ठीक-ठाक जो है ना अभी पुल मिलना है, पुश मिलना है, सॉरी। और हमें लगता है कि नेक्स्ट 3 टू 6 मंथ्स आई थिंक आर गोइंग टू बी वेरी बुलिश, अनलेस कोई कोई बड़ा क्राइसिस ना आ जाए बैंकिंग की तरफ से या कोई लिक्विडिटी इवेंट नहीं हो जाए। तो फिर हम ऑफ कोर्स देखेंगे कि भई उसमें तो सब कुछ डूबता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो मेरे ख़्याल में तो दिस इज़ वेरी बुलिश फॉर स्टॉक्स एंड इक्विटी मार्केट्स। बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं आज के। हाँ, बिल्कुल सारे हो गए। बस इसमें ये था कि लेबर मार्केट एक कंसर्न था फेडरल रिज़र्व का, जिसकी वजह से उन्होंने इन्फ्लेशन के हाई होने के बावजूद रेट कट किया है। अगर हम जिम बियांको का थीसिस अप्लाई करते हैं और लेबर मार्केट्स जो है वो मज़ीद सॉफ्ट नहीं होती, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, डिपोर्टेशन हो रही है, फिर ये 100 के का टैग लग लग गया H-1 वीज़ा पे, तो वहाँ भी स्लो डाउन आएगा। तो दैट कुड समथिंग बी बेयरिश फॉर स्टॉक्स, क्योंकि अगर लेबर मार्केट इम्प्रूव हो जाती है और इन्फ्लेशन वैसी ही रहती है 3% पे, तो फिर फेडरल रिज़र्व कहेगा कि नहीं भाई, जो 2 रेट कट्स मैंने करने थे, शायद अब मैं नहीं करूँ। सो दैट कुड बी समथिंग बेयरिश फॉर स्टॉक्स। सही। चले यार, नाइस मीटिंग, और आई होप कि जो लोगों को इसमें कुछ वैल्यू मिली, और अगर मिली हो तो प्लीज़ कमेंट, हम कमेंट्स नेक्स्ट टाइम जब वीडियो करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, सो दैट वी नो कि आप लोगों के क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो फिर बिल्कुल, हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक्स वेरी फॉर योर टाइम और हम आपसे दोबारा नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।